हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड वीकली रिव्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड एक ऐसा नॉन प्रॉफिट संस्थान है जिसके हमारे अभी 51 मेंबर्स हैं पूरे देश भर से। हमारे मेंबर्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर आदि शहरों में नियमित रूप से फिल्म रिव्यूज कर रहे हैं और काफी सारे अखबारों में, डिजिटली और रेडियो में के द्वारा भी ये जो फिल्म रिव्यूज और फिल्म क्रिटिसिज्म है जो उसके थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ दो ऐसे मुख्य मेंबर्स मौजूद हैं जिनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। मैं ओब्रो दास हूं। मैं फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड का सीनियर मैनेजर हूं। और हमारे साथ आज हैं अजय ब्रह्मात्मज। अजय ब्रह्मात्मज एक सिनेमा हॉल यूट्यूब चैनल है इनका, और ये काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म रिव्यूज काफी सालों से कर रहे हैं। ये दैनिक जागरण से भी के साथ भी काफी सालों से जुड़े हुए थे। और ये ऑथर भी रह चुके हैं, जो इन्होंने इरफान, एकोज ऑफ प्रेजेंस और सिनेमा बस सिनेमा, ये कुछ किताबें हैं, और भी काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। सो थैंक यू सो मच अजय फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। हमारे साथ उपमा सिंह भी हैं। उपमा सिंह, ये भी पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव रहा है इनका। ये अमर उजाला, दैनिक भास्कर इत्यादि पत्रिकाओं के साथ जुड़ी हुई थी। अभी ये नवभारत टाइम्स के लिए रिव्यूज करती हैं। अजय और उपमा दोनों मुंबई से ही हैं। सो वेलकम उपमा। थैंक यू सो मच ब्रा। थैंक यू। सो और इस हफ्ते की रिलीजेस के बारे में हम बात करेंगे। अजय ने शायद श्रीकांत देखी हुई है और उपमा ने देखी है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, और मैंने देखी है द बॉय एंड द हेरन। तो हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अजय, आप जानना चाहेंगे पहले? हाँ, कोई बात नहीं। जी, श्रीकांत बताइए। मैंने देखी। और सभी को नमस्कार, जो भी हमें देख रहे हैं अभी या बाद में देखेंगे। उन सभी के को का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं, उपमा है हमारे साथ, अवरो है हमारे साथ। मैंने श्रीकांत फिल्म देखी है। ये तुषार हिरंदानी की फिल्म है। उनके द्वारा निर्देशित है। और इसे लिखा है सुमित पुरोहित ने और जगदीप सिद्धू ने। और मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, इसलिए भी कि रियल लाइफ कैरेक्टर पे, कह लें कि लिविंग लीजेंड तो नहीं कहेंगे उन्हें अभी, लेकिन लिविंग पर्सन पे कोई बायोपिक बनाना, वो भी तब जबकि उसकी जिंदगी अभी काफी बाकी है, उसके अचीवमेंट्स आने बाकी हैं। लेकिन अब तक उन्होंने जो अचीव किया है और जिस तरीके से अचीव किया है, जिस साहस और हिम्मत से अचीव किया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल्म में एक पटकथा में पिरो करके रखा गया है। तुषार की ये खूबी है, तुषार पुराने राइटर हैं, काफी एक्सपीरियंस राइटर हैं, काफी दर्जनों फिल्म लिखी है उन्होंने। और उनका अनुभव बहुत तगड़ा है, वो यहाँ दिखता है। मुझे राजकुमार राव इस किरदार में, खास करके श्रीकांत बोला के किरदार में बहुत जचे। उन्होंने जिस तरीके से हाव भाव पकड़ा है, जो चेहरे पे एक्सप्रेशन उनके आते हैं, चेहरे खास भाव भंगिमा के साथ वो पर्दे पर दिखते हैं। उनकी एक भाव खास करके दाहिनी भाव ऊपर उड़ जाती है, होठ थोड़े अलग किस्म से हिलते हैं। शायद ये श्रीकांत खुद ऐसे हो और उसको देख के उन्होंने ऐसा सीखा हो या किया हो। लेकिन वो पर्दे पर बहुत प्रभावशाली लगता है। वो लगता है कि हाँ, हम एक डिफरेंट कैरेक्टर को देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। श्रीकांत बोला के बारे में बताऊं मैं कि श्रीकांत बोला एक दृष्टिबाधित युवक है। और फिल्म की कहानी बहुत ही एक ऐसे माहौल में शुरू होती है जहाँ बहुत गरीब परिवार में, फिल्म में तो आंध्रा का परिवार है, लेकिन चूंकि फिल्म हिंदी में है तो सारी बातें हिंदी में होती हैं। तो आंध्रा के एक गरीब परिवार में बच्चा जन्म लेता है, बाप बहुत खुश होता है, लेकिन उससे पता चलता है कि बेटा अंधा है, वो देख नहीं पाएगा। तो इस बात से उसे तकलीफ होती है और उसको सजेस्ट करते हैं लोग कि तुम इसकी
कह लो कि मर्सी किलिंग कर दो या जो भी कर दो, इससे छुटकारा पालो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि तुम जैसे गरीब हो उसमें इसको पालना मुश्किल काम होगा। बच्चा भी बच्चा तो खैर बच्चा है, उसके पिता राजी हो जाते हैं और ले जाते हैं दफन करने के लिए, लेकिन तभी उसकी माँ आती है और माँ उससे मना करती है। तो वहाँ एक बड़ा अच्छा डायलॉग आता है जब वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो अभी जितनी जल्दी हम इससे अलग हो जाएंगे ना, उतनी कम तकलीफ होगी। तात्पर्य ये कि अगर बच्चा कुछ दिन हमारे साथ रह गया तो उससे एक मोहब्बत हो जाएगी, और उससे एक उसकी आदत हो जाएगी और फिर हम छोड़ नहीं पाएंगे। और इस तरीके से वो बच्चा जन्म से ही ऐसी मुश्किलों से निकलना शुरू होता है, और फिर बाद में तो कई सारी अड़चनें उसकी जिंदगी में होती हैं, कई सारी दिक्कतें होती हैं जिनको वो पार पाता है। वो कहीं भी हारता नहीं है, वो बोलता है कि मैं दौड़ नहीं सकता लेकिन मैं लड़ सकता हूँ, और वो लड़ता है, हमेशा लड़ता है। और इस लड़ाई में ही फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है तुषार ने। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जैसे 12th फेल आई थी, एक प्रेरणा देती हुई फिल्म, एक उत्प्रेरक फिल्म, लोगों को इंस्पायर करती हुई फिल्म, वैसी ही एक इंस्पायरिंग फिल्म है। लेकिन यहाँ एक विशेष किस्म का किरदार है, एक जो दृष्टिबाधित मैं कह रहा हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड है वो, और उसकी अपनी जिंदगी की कहानी, उसके अपने संघर्ष की कहानी, और वो कैसे विजेता बनता है। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा, और अगर बात आगे आती है, कोई जिज्ञासा होगी और कोई कुछ और जानना चाहेगा तो मैं उस पर फिर बात करूंगा। जी। मैं पहली बार ये जो हमारा वीकली रिव्यू है फिल्म क्रिटिक गिल्ड का, उसका हिस्सा बनी हूँ, तो थैंक यू सो मच अब्रा पहले उसके लिए। मैंने किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी है। एंड प्लैनेट ऑफ द एप्स जो फ्रेंचाइजी है, ये बहुत ही सक्सेसफुल, दुनिया भर में बहुत ही कामयाब फ्रेंचाइजी है। और ये रिबूट करके आई थी, जिसकी चौथी कड़ी है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और 2017 में द वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स जो आई थी, उसी को ये कहानी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स आगे बढ़ाती है। तो उसमें जो सीजर होते हैं, जो एप्स किंगडम के मुखिया होते हैं, एक तरीके से लीडर होते हैं, एंडी सर्कस ने बहुत ही कमाल तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले किया था। वहां से शुरुआत होती है कहानी, जहाँ उनका देहांत हो चुका होता है, और कई पीढ़ियों के बाद जो एप्स क्लैन है, वो अलग अलग क्लैंस में, अलग अलग टुकड़ियों में अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। उसी में एक बहुत ही बहादुर, अपने मूल्यों को मानने वाला, और सबको साथ में लेकर के चलने वाला एक एप होता है। अगर मतलब हमारे यहाँ हिंदी में अगर आप कहेंगे तो लंगूर होता है, जिसको, इसका नाम है नोवा। ओवन टीग ने प्ले किया है ये कैरेक्टर। तो नोआ हंसी खुशी रह रहे हैं अपने अपने क्लैन के साथ, और उनके वो ईगल क्लैन भी उन लोगों के साथ, उनके क्लैन के साथ रहता होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जब वो एक्स लेकर के आ रहे होते हैं, तो एक दूसरा जो क्लैन है, प्रॉक्सिमस, केविन डूरेंट, ये मास्क लगाने वाले एप्स है, जो कि कब्जा करना चाहते हैं, जो मतलब एक पूरा एक अपना किंगडम खड़ा कर रहे हैं, और वो बाकी सारे टुकड़ियों पर हमला कर करके एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो इस जो प्रॉक्सिमस है, वो खुद को सीजर मानने लगा है, और वो नोवा के क्लैन को भी को पर हमला कर देता है, उसके फादर को किल कर देता है, और उसके सारे जो साथियों हैं उनको गुलाम बना करके लेता जाता है। नोवा किसी तरह बच जाता है, इस फाइट में वो गिर करके वो बच जाता है। फिर वो अपने फादर से ये वादा करता है कि मैं अपने क्लैन को वापस लेके आऊंगा, इस जो जहाँ पे भी हैं उनको सही सलामत लेकर के वापस आऊंगा। और नोआ फिर एक सफर पे निकल जाता है, अपने इस मिशन पे निकल जाता है। इस मिशन पे, इस सफर पे उसको मिलती है मे, एक ह्यूमन। अच्छा, इस फिल्म में ह्यूमन लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ये किंगडम ऑफ द एप्स की बात कर रहा है। और साथ में मिलता है एक ओरांग उटान, राका, पीटर, जो नोआ को सीजर के जो सोच होती है, जो उसके मूल्य होते हैं, उसके बारे में बताता है। जिसमें दो बड़ी अहम चीजें होती है कि वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, मतलब जब साथ में हम हैं तो वो हम मजबूत हैं। और नेवर किल अन एप, मतलब एक दूसरे को कभी मारना नहीं है। और मे जो है, उसका एक अपना मिशन है। वो पहले उस पर ट्रस्ट नहीं करती होती है नोआ पे, जबकि नोआ उसको पूरी तरीके से मदद करता है। फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है एक इंसिडेंट के बाद, और वो उसको बताती है कि नोआ का जो प्लान है उसको प्रॉक्सिमस कहाँ लेकर के गया है।
तो जो फिलॉसफी है इस फिल्म के पीछे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे हम देख रहे हैं कि इंसानों ने जंगल काट दिए जो जानवरों के घर थे, और वहां पे उनके घर को नष्ट कर दिया, वहां घुस गए। अब आप सोचिए, अगर जब जानवर अब हम उनके घर में, हमारे घरों में, मतलब इंसानों के घरों में घुस जाएंगे तो क्या हाल होगा। कुछ कुछ इसकी एक वानगी दिखती है इस फिल्म में। एक और रिवर्स इवोल्यूशन की बात करता है कि इसमें एक वायरस की वजह से इंसान जो हैं वो कमजोर हो गए हैं, एक तरीके से बेबस हो चुके हैं, बेजुबान हो चुके हैं। और जो एप्स हैं वो ताकतवर हो गए हैं, वो इंग्लिश उनकी अच्छी हो गई है। तो जैसे कैसे जो जो इंसान है वो इन बेजुबान एप्स को हम लोग अक्सर ना जू में देखते हैं, पिंजड़े में देखते हैं, लेकिन जब ये रोल रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, इस पर एक एक दृष्टिकोण डाला गया है। और कमोबेश जो हालात है वो सेम है। इसमें जो प्रॉब्लम लगी वो स्क्रीन प्ले की लगी मुझे, क्योंकि स्क्रीन प्ले, एक तो फिल्म 2 घंटा 25 मिनट लंबी है, तो जो ये सफर होता है नोआ का जिसमें वो जाता है, वो अपनी तरफ बढ़ता रहता है, वो बोझिल हो जाता है, बहुत कुछ हो नहीं रहा होता है, कुछ कुछ चीजें कन्विंसिंग नहीं लगती हैं। विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि खूबी भी है हॉलीवुड फिल्मों की, वहां पे वो कहीं पे भी निराश नहीं करते। सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, विजुअली कुछ एक्शन सीन्स है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले में बहुत कुछ होता नहीं है। स्क्रीन प्ले फ्लैट है एक लेवल पे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा एवरेज लगी ये फिल्म, जबकि ये जो फ्रेंचाइजी है इसके इसके जो बाकी फिल्में हैं वो बहुत ही कमाल की रही हैं। उस लेवल पे थोड़ी हॉलो, थोड़ी एम्प्टी रह गई है ये फिल्म। अबरा। जी जी, शुक्रिया उपमा। तो ये तो थी सिनेमा में जो फिल्में आई थी। मैंने कल रात एक फिल्म देखी जो द बॉय एंड द हेरन, जो मियाजाकी की पिक्चर है। ये काफी पिछले साल स्टूडियो गिबली ने प्रोड्यूस करी हुई है, और पिछले साल ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनका फिर ये दिखाया गया था काफी सारे फेस्टिवल में। इट वाज वन ऑफ दोस बजी टाइटल्स अक्रॉस फेस्टिवल्स, BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, और आई थिंक सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल। ये सारे काफी सारे फेस्टिवल्स में जा चुकी है। इंडिया में ये वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज किया है, आज से ही रिलीज हुई है। और मियाजाकी की दुनिया ही ऐसी है कि एनिमेशन, द कलर पैलेट, इट्स जस्ट वंडरफुल टू लुक एट। तो बड़े पर्दे पे ये और भी अच्छी लगती है। पर जब जो ट्रेलर हमने जब देखी थी, and Miyazaki is a very very prolific filmmaker, ये काफी बड़े फिल्ममेकर हैं। तो ये उनका सॉन्ग है, और ये लास्ट फिल्म है, तो इसलिए काफी बuzz भी उसकी वजह से क्रिएट हुआ था कि लोग देखना चाह रहे थे कि क्या उन्होंने ऐसा लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं अपनी फिल्म में। जो ट्रेलर था, जब मैंने भी पहला ट्रेलर देखा था, उसमें लगता है अच्छा ठीक है, एक बच्चा है, एक हेरन है, एक बर्ड है, प्यारा सा। पर एक्चुअल में ये काफी कुछ कहना चाहते हैं, और काफी मेटाफोरिक है। काफी सारे थीम्स है इसमें। आई मीन ऑन द सरफेस इट्स अबाउट अ यंग बॉय हु लॉस्ट हिज मदर, बट बाकी उसका फिर एक सरियल जर्नी भी होती है उसमें। और नेचर की बात होती है, वॉर की बात होती है, और काफी सटली ये सब चीजें होती है। और एंड इज काफी काफी इंटरेस्टिंग, एंड इट्स गोइंग टू स्टे विथ यू। तो ये काफी बहुत ही मतलब ये जो काफी रेयर चांस है, जो इतनी अच्छी एनिमेटेड मूवीज है जो इंडिया में बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिल रहा है हमें। और जैसे पहले भी बहुत सारी इन्होंने इनकी जो फिल्में हैं, स्पिरिटेड अवे हो, या माय नेबर टोटोरो, तोरानीरो, समथिंग जापानीज नाम है, तोरानीरो टोटोरो, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, बट ये माय नेबर टोटोरो। तो वो उनका एक स्टाइल है, और जो कि इस फिल्म में भी नजर आता है, जो एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ एनिमेशन रहा है। एंड the point he's trying to make is something larger, which is so important in today's day and age। तो काफी पसंद आई। और मैं जिस हॉल में था, आई थिंक ये एक प्रीव्यू स्क्रीनिंग था जिसमें काफी यंग अडल्ट्स आए हुए थे, तो उन्होंने काफी एंजॉय किया। तो ऑडियंस रिएक्शन वाज, दे वर हूटिंग, क्लैपिंग इन बिटवीन, दे वर रिएक्टिंग टू व्हाट वाज गोइंग ऑन ऑन स्क्रीन। तो काफी मजेदार स्क्रीनिंग रही है। तो ये तो थी थिएटर्स में। वेब सीरीज में भी इस वीक आपने कुछ देखा क्या? मैंने अनदेखी देखना शुरू किया, लेकिन मैं पूरा देख नहीं पाई। अब वो अनदेखी का तीसरा सीजन अच्छा। आया। अनदेखी जब आया था आई थिंक 2020 में, तो बहुत ही एक सरप्राइजिंगली बहुत ही शॉकिंग सीरीज थी, बिकॉज उस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे बहुत
एकदम सरप्राइजिंग वाली इसको सीरीज आ रही थी। तो अनदेखी भी उनमें से एक थी जो बहुत पसंद की गई थी। नेचुरली उसी वजह से उसका सीजन 3 आया, उसमें हर्ष आया, जो पापा जी के कैरेक्टर में थे। दिवेंदु हैं जो एक पुलिस वाले के कैरेक्टर, पहली बार वो एकदम मेन लीड में नजर आए थे। तो वो बहुत ही कमाल के, एक शादी हो रही होती है और जो पापा जी होते हैं वो नशे में धुत होकर के गोली चला देते हैं, उनके बेटे की शादी हो रही होती है, फिर कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अनफोल्ड होती है। तो सीजन 1 वॉज लाइक सुपर। तो मुझे भी इंतजार था, सीजन 2 आ चुका है, अभी सीजन 3 में जो यही कहानी एक्सटेंड हुई है, और पापा जी का जो अटवाल फैमिली है, जो बेसिकली वो लोग ड्रग डीलिंग में उनका जो बिजनेस है वो ड्रग डीलिंग का है। तो किस तरीके से जो उनके उनके खुद के ही जो उनके बहू है, बड़े जो रियल बेटे की बहू है तेजी, जो आंचल सिंह ने कैरेक्टर प्ले किया है, और जो उनका एक किस्म से अडॉप्टेड सन कहिए या सन वो बेटा मानते हैं उनको, जो जो उनका सारा जो ये काले धंधे हैं उसको देखते हैं, सूर्या शर्मा ने जो प्ले किया है कैरेक्टर, उनके बीच में अभी पावर पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर कहानी आगे बढ़ रही है। तो ये दोनों ही उस जो अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, दोनों ही इस जो उनका बिजनेस है, एम्पायर है, उस पर होल्ड करना चाहते हैं। आंचल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा करियर जो इसमें जो ट्रैक रहा है थ्रू आउट द सीजन, वो अब मतलब बहुत ही अलग तरीके से वो बड़ा है। कहाँ तो वो एक विदेश से आई हुई एक लड़की होती है जो एकदम इस दुनिया से नावाकिफ होती है, और कैसे वो फंस जाती है, और अब वो कैसे इस पूरे उसको अपने हाथ में लेकर के एक उनकी मतलब बर्बादी कर देना चाहती है अपने अपने ही परिवार के, ये जो दोनों हैं उनको परिवार इसको वो बदला लेने के मोड में है। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है। अब कैसे ये मोड़ लेती है, किस रुख में जाती है, वो मुझे थोड़ा और देखना पड़ेगा उस पर अपना वर्डिक्ट देने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पहला सीजन लेके आते हैं कोई भी सीरीज, तो उसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अगर इंटरेस्टिंग हो तो एक वो बहुत बड़े प्लस पॉइंट होते हैं। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन कैरेक्टर्स से हम वाकिफ होते हैं, उनको हम जानते होते हैं, तो वो इतना सरप्राइज एलिमेंट नहीं रह जाते हैं। सारी मेहनत जो होती है वो कहानी पे होती है कि कहानी में आप क्या कुछ नया कह रहे हैं। तो लाइक 1-2 एपिसोड में तो इतना कुछ मुझे अभी नहीं लग रहा है कि वो लाइक जो 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 बात जो पहले सीजन में जो बात थी, लेकिन उस पर आलोचना करना या कुछ भी जी वर्डिक्ट देना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। जी जी बिल्कुल। आई थिंक और एक सीरीज है मर्डर मर्डर इन और माहिम। करेक्ट। मर्डर इन माहिम आई थिंक जो जेरी पिंटो एक काफी मशहूर ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का अडेप्टेशन है, पर मैंने अभी तक ये देखी नहीं है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू लुक एट इट बिकॉज इट्स अबाउट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वियर एंगल टू इट, और जो बॉम्बे की स्टोरी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी उन्होंने कैसे अडेप्ट किया होगा उस किताब को, क्योंकि किताब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ द मेकर्स हैव यू नो adapted it into a series. Yes, yes. तो अजय, आप क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, आप ये हफ्ते या अगले हफ्ते कोई फिल्म या सीरीज आप इन दोनों सीरीज को मैं देखूंगा। हाँ, और मैंने इस बीच में एक और पुरानी फिल्म देखी है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। जी 1967 की फिल्म है नूर जहां। और उस तक मैं इसलिए पहुंचा कि कहीं मैंने सुना कि पढ़ा कि संजीव लीला भंसाली ने मनीषा कोइराला को उस फिल्म को देखने की सिफारिश की थी। तो मुझे लगा कि देखना चाहिए फिल्म में ऐसा क्या है। और मुझे ताज्जुब हुआ कि 1966 में मुगले आजम जैसी फिल्म आ चुकी है, तो उन्हीं सारे कैरेक्टर्स को लेकर के सिर्फ यहाँ पे जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट वो बदल जाती है। यहाँ मेहरुनिसा है, वहाँ अनारकली है। मेहरुनिसा ही बाद में नूर जहां बनी थी। तो मेहरुनिसा और सलीम की प्रेम कहानी है, उसमें कैसे अकबर मुश्किलें पैदा करते हैं। और प्रदीप कुमार और मीना कुमारी की मुझे लगा कि शायद इसलिए कि उनकी नजाकत, उनकी नफासत, उनकी अदाकारी, उर्दू बोलने का अंदाज, वो सारा सब कुछ सीखने, और जो एक चेहरे पर उनके भाव स्थिर सा रहता है ना, वो देखने लायक है। अगर मौका मिले तो आप लोग देख सकते हैं इस फिल्म को। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी। और मजा वैसे मजा आता है बस। आप पुरानी फिल्म को जा करके देखें इतने साल बाद। मतलब मैं कितने साल, 33 और 24, लगभग 57-60 ईयर्स के बाद लगभग देख रहा हूँ। तो उस फिल्म को देखते हुए हमने कभी देखा नहीं बचपन में उसको। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैसा। अब उसके बाद से मेरा शौक हो गया है कि और भी कुछ उस पीरियड की
जो हिस्टोरिकल फिल्में हैं उनको देखो कि उस समय लोग कैसी फिल्में सोच रहे थे, बना रहे थे। और ये सारी फिल्में लगभग मुगलों पर हैं, मुगल खानदानों पर हैं, उनके परिवार की कहानी है। हाँ अब रो। जी बंसाली जी ने और भी सोनाक्षी सिन्हा को भी मीना कुमारी जी के सब काम को देखने के लिए बोला था, जो उनका कैरेक्टर है, बिकॉज वो भी अनरिक्वेटेड लव पर का है और वो ड्रिंक से रिलेटेड था, तो उन्होंने बोला कि उनके काम को फॉलो करेगा भी। तो ऋचा चड्ढा ने भी पूरा फॉलो किया उनका काम शुरू से लेकर के हाँ आखिर वो तक तो के। तवायफों पे बनी जितनी फिल्में हैं वो तो देखा ही लोगों ने, जो मुगल राजकुमारियों पे या मुगल कालीन लोगों पे काम किया है। बेसिकली उनको वो अंदाज और नाजो अंदाज पकड़ना था शायद, उसके लिए लिया है उन्होंने। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि हीरा मंडी में मनीषा कोइराला पर रेखा का ज्यादा असर है। तो खैर वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। श्रीकांत की मैं सिफारिश करूंगा लोगों से कि अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लें, क्योंकि श्रीकांत में जो इमोशनल आर्क है श्रीकांत बोला का, उसको तुषार ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और उसको हीरो नहीं होने दिया है, उसको ह्यूमन बना के रखा है। उसमें कमजोरियां भी आती हैं, सफलता और कामयाबी जब लोग उसको भगवान भगवान कहने लगते हैं तो सचमुच खुद को भगवान समझने लगता है और फिर वैसे बिहेव करने लगता है। लेकिन बाद में उसको रियलाइजेशन होता है। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट के साथ उसकी टीचर है देविका, उसमें ज्योतिका ने बहुत ही शानदार अभिनय किया है, जबकि कहीं से भी वो मुख्य किरदार नहीं है। और जिस तरह से सपोर्ट में आती है, वो सिर्फ कैरेक्टर के सपोर्ट में आती है। रियल लाइफ में भी बताते हैं कि श्रीकांत के लाइफ में ऐसी कोई टीचर रही है जिसने अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी अपने इस टैलेंटेड छात्र के लिए। और वो दिखता है, और वो उसकी कंसाइंस की पर भी है, कहीं ना कहीं जहाँ वो गलती कर रहा होता है उसको समझा। होता क्या है कि हमारे साथ के लोग जब हम ज्यादा सफल हो जाते हैं तो वो लोग चुप हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब सही कर रहा होगा, नहीं समझना चाहिए। वहां वो ये तो ये सारा सब कुछ तुषार ने बहुत अच्छे तरीके से गढ़ा है। और तुषार का अगर काम देखें तो पिछली बार सांड की आग की उन्होंने, जो कि हरियाणा की कहानी थी। इस बार ये कि अब श्रीकांत या आंध्रा की कहानी है, तो एक वैरायटी दिख रहा है उनके काम में। मुझे उम्मीद है कि अगली बार वो कुछ और नया और एक नया कैरेक्टर लेके आएंगे, और सब उनके रियल लाइफ कैरेक्टर ही होते हैं। अभी तक तो दोनों फिल्मों में यही हुआ है। हाँ जी, आप लोग। बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजय उपमा, आज आप हमारे साथ जुड़े। और आप सब शुक्रिया हमारा ये शो देखने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे दो अलग फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड मेंबर्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।